हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चंस आप सबके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, साथ में अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना है। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं वो हर साल रिपीट होते हैं और सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस यही हैं और आपको पहले से भी इसके आंसर पता होंगे, मुझे पता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि आपको पहले से इसके आंसर पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और ये क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर का है, जो भी पैरामेडिकल में आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरे का हो, चाहे लैब टेक्नीशियन का हो, चाहे इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी, ओटी, एनेस्थीसिया, एमआरआई, सीटी स्कैन, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं पैरामेडिकल में, सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आप सबके एग्जाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 100% रिपीट होते हैं, तो आप सभी लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते, लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नाउन एज, क्या कहते हैं। तो आप लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स जरूर पढ़ा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, इसमें जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है, तो इसे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और फार्माकोडायनेमिक्स का आप लोगों को कमेंट में बताना है कि उसे क्या कहते हैं। उसके बाद द 3 पैरामीटर्स ऑफ स्टीम स्टेलाइजेशन आर। स्टीम स्टेलाइजेशन मतलब कि जो भी आपका ऑटोक्लेव होता है उसमें कौन कौन से होते हैं। तो देखो, स्टीम, अंडर प्रेशर, टाइम एंड टेम्परेचर, ये आपके 3 हो जाएंगे पैरामीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उसके बाद लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इनमें से कौन है जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो आप सभी को तो पहले से पता होगा, वो है हमारा हाइपोथैलेमस। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बॉडी लार्जेस्ट वेसल। तो देखो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 100% ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है और ये क्वेश्चन किसी ना किसी डिप्लोमा में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता होना चाहिए। तो लार्जेस्ट वेसल की बात करें तो होता है वो ओर्टा। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट होता है। अब उसके बाद नॉर्मल रेंज ऑफ SpO2, तो नॉर्मल रेंज SpO2 कितनी हो जाएगी, सी नंबर हो जाएगा 94 से 100। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो लिखा हुआ है राइट लंग हैविंग 3 लोब्स। तो राइट जो भी आपके लंग्स होते हैं, तो राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं, 3 होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये है कि क्वेश्चंस जो है किसी भी तरीके से बनाए जा सकते हैं। यही क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव में भी रखा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में रख दिया जाएगा कि 2 लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, 4 होते हैं, 5, ऐसे मतलब ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है। तो आपको अगर पहले से पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद इंट्रावेनस रूट हैविंग 100% बायो अवेलेबिलिटी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है इंट्रावेनस, जो भी आप लोग IV रूट से ड्रग देते हैं उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इंटेंसिव रेस्पायरोमीटर है हैविंग 4 चैम्बर। तो जो आपका रेस्पायरोमीटर होता है, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो पहले से पता होगा, होता है उसमें चैम्बर होते हैं 3 चैम्बर, कलर वाइज भी होते हैं। तो उसमें 3 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 चैम्बर होता तब तो ये राइट हो जाता, बट यहाँ पर 4 दिया गया, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद द पेरिटोनियम इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ एब्डोमेन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आउटर कवरिंग क्या होती है, वो पेरिटोनियम ही होगी। उसके बाद इन BMW इन्फेक्टेड गॉज टू बी थ्रो इन रेड बिन। देखो, ये क्वेश्चन BMW से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से एक ना एक क्वेश्चन आपको, चाहे वो ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को BMW अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना है। तो देखो, जो भी हमारा इन्फेक्टेड गॉज होता है उसे हम लोग रेड बिन में नहीं डिस्कार्ड करते हैं, बल्कि उसे हम लोग येलो बिन में डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसे हम लोग रिसाइकल नहीं करते हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर रेड बिन दिया है और हम लोग डिस्कार्ड कहाँ पर करते हैं, येलो में। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स में सॉल्व करेंगे। पहला, मायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, मायोलॉजी मतलब किसकी स्टडी को कहते हैं, तो वो मसल की स्टडी को हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद द फ्लूइड प्रोटीन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, तो जो आपका फ्लूइड प्रोटीन है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मा।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 3.3 ADH इज स्टैंड्स फॉर, मतलब ADH का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो ADH का पूरा नाम हो जाएगा एंटी डायरेटिक हार्मोन। ए का मतलब हो जाएगा एंटी, डी का मतलब हो जाएगा डायरेटिक, एच का मतलब हार्मोन। तो एंटी, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन हो जाएगा। तो आप लोगों को इसका आंसर पहले से पता होना चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मतलब एनीमिया किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, मतलब किसकी कमी हो जाती है जिससे एनीमिया हो जाता है? तो वो कमी होती है आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो क्या हो जाएगा? अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया कॉज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय, इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो वो होता है हमारा पैंक्रियाज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है ये सारे के सारे 15 नंबर के हैं और एग्ज़ाम में आपके अगर अच्छे मार्क्स आना है तो ये 15 नंबर ही डिसाइड करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये 15 नंबर का आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। अगर आप 15 नंबर का नहीं आ रहा है तो आपका टाइम भी बहुत जाता है। अगर ये आप 15 नंबर का क्वेश्चन मात्र 5 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। तो बाकी का सारा टाइम आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग दे सकते हैं।